गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश कुमार शाह आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और यहां हम स्पेशली WB टेट 2022 की पूरी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। 11 दिसंबर को एग्ज़ाम है, संडे को। आप सभी को पता है एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो तुरंत कर ले, लाइक शेयर कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियोस बन रही है, रोज़ बन रही है 2 से 3 4 वीडियो, और ये सारी वीडियो एज पर सिलेबस हम बना रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर WB टेट के सिलेबस के हिसाब से बनाइए EVS का। तो EVS का सिलेबस क्या होता है, WB टेट हो चाहे C टेट हो, दोनों का सिलेबस एक ही है। लेकिन हम लोग WB टेट का जो इस वक्त नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है, हम लोग उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बना रहे हैं। और कल की जो वीडियो थी जहाँ पे 200+ MCQ था, वहाँ हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड न्यूट्रिशन, है ना, थिंग्स वी डू एंड मेक, उसके अलावा एनवायरनमेंट, और उसके अलावा कई सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया और सारे क्वेश्चंस किए। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक इनसाइट लर्निंग देते हैं कि EVS में किस तरह के सवाल आते हैं, है कि नहीं। तो 15 नंबर तो आपको EVS से आएगा, 15 नंबर आपका EVS पेडागोजी का आएगा, जो जिसकी वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है और वीडियोस आ रही हैं। आज आपको पता है कि मैंने CDP मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 ये तीनों वीडियोस मैं लॉन्च कर दी है। आज का ये स्पेशल सेशन है जहाँ हम लोग CDP पार्ट 4 यानी CDP मॉक 4 को देखेंगे, और यहाँ 30 बेहतरीन सवालों को लिया गया है जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर इनसाइट लर्निंग देगा कि आप उसके तह तक जा सकते हैं कि चीज़ें कैसे, क्वेश्चंस जो है कैसे एग्जाम्स में आता है। और क्वेश्चंस अगर टफ भी आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई बउआ क्वेश्चन है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके के हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो इन्हें करके आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी लर्निंग का अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों का आंसर देने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप उसका आंसर दे पाए, और देखिए कितना मार्क्स आपको अंत में मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने कर दिया है, ठीक है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश हो, नेपाली हो या बंगाली हो, इंग्लिश में ही पेडागोजी करना सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि हिंदी में लर्निंग को अधिगम कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कह रहा है द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ intelligence are dealt by Sternberg's of triarchic theory except, यानी कि स्टर्नबर्ग ने जो ट्रायर्किक थ्योरी जो दिया था, ठीक है ना, इंटेलिजेंस का, यानी कि जो त्रिबुद्धि सिद्धांत से कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया है निम्नलिखित 3 पहलुओं की बुद्धि को स्टर्नबर्ग के त्रिआर्किक सिद्धांत द्वारा निपटाया जाता है, सिवाय, यानी कि उनका जो 3 थ्योरी दिया था, उन तीनों में से कौन ऐसा है जो उस थ्योरी में नहीं आता है। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंशियल आता है, एक्सपीरियंशियल आता है, कॉन्टेक्चुअल आता है। जो सामाजिक सिद्धांत है वो उनके त्रिबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, घटक है, अनुभवात्मक है, प्रासंगिक है, लेकिन सामाजिक सिद्धांत जो है वो स्टर्नबर्ग के त्रिआर्किक बुद्धि सिद्धांत जो है, त्रिआर्किक सिद्धांत जो है बुद्धि का, उसमें नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, सोशल होगा। कई बार ये क्वेश्चन घुमा के आता है, याद रखिएगा। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरियंशियल जिसे हम लोग क्रिएटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है ना। एक हो गया कॉन्टेक्चुअल जिसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल, इस तरह से भी आता है। और एक हो गया कॉम्पोनेंशियल जिसे हम लोग कह सकते हैं कॉम्पोनेंशियल। एक हो गया एक्सपेरियंशियल यानी क्रिएटिव, एक हो गया आपका प्रैक्टिकल, और एक हो गया आपका कॉम्पोनेंशियल। ये 3 जो सिद्धांत है वो आपका स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी त्रिआर्किक बुद्धि सिद्धांत जो है दिया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है। कॉम्पोनेंशियल को हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। तो कभी कभी इन नामों से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या सीधे सीधे इस तरह के टेढ़े नाम से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे 2 सवाल है, ठीक है। दोनों सवालों को हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है, किस बात पे बल देता है? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, है ना। यानी कह रहा है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, स्कूल में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, है ना। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं,
या कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट यानी छात्रों में कंडीशनिंग कौशल। देखिए हावर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, यहाँ पे विशेष करके उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे ईच एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट लर्निंग एबिलिटी, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मे बी अ सिंगल चाइल्ड हैज मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है, हर एक की अलग अलग तरह की बुद्धि होती है और हर कोई बच्चा अलग अलग तरह से सीखता है, हर एक की अपनी इंटेलिजेंस अलग होती है, लर्निंग एबिलिटी अलग होती है। तो हावर्ड गार्डनर ने जिस बात पे जोर दिया था वो था द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि प्रत्येक बच्चे की अपनी एकदम अद्वितीय क्षमता होती है, एक यूनिक एबिलिटी होती है। सबका इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग पेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है सबका अलग अलग होता है। द साउंड्स TH, PH, CH, ये जो साउंड्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फीम्स, ग्राफीम्स, लेक्सिम्स या फोनीम्स, इसे हम लोग कहते हैं फोनीम्स। फोनीम्स क्या होता है? फोनीम्स जो किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए जो उसका उच्चारण हम लोग सीखते हैं फोनीम में, जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा के, ये के का उच्चारण हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि कैट, कैट में जो हम लोग देखते हैं वो हो गया कैट, है ना, जैसे कि किट, है ना, या स्किट या स्कैट। यहाँ पे जो सी, के और सी का जो उच्चारण हो रहा है ये के की वजह से हो रहा है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग फोनीम्स कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, यानी कि जेंडर यानी कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है ट्राई टू पुट बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय, डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग। देखिए जब मैंने कहा था जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पेडागोगी में तो सवालों का उत्तर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिस्करेज भी नहीं होगा, एनकरेज भी नहीं। कैसे नहीं होगा? आप एनकरेज किसे कर रहे हैं? बॉय को एनकरेज कर रहे हैं कि आप रिस्क लीजिए और साहसी बनिए। आप लड़कियों को मना कर रहे हैं कि वो रेसलिंग, कुश्ती ऐसे खेलों में हिस्सा ना ले। ये दोनों ही जेंडर स्टीरियोटाइप का टिपिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे दिया है ट्राई टू पुट बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी कि लड़के और लड़की दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करें या अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्रों को अच्छे काम की सराहना करना। देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर। कैसे? आप डिफरेंट भी हो सकते हैं मेरी राय से। ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी कहने का मतलब यह है कि लड़के और लड़की दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करें। मैंने अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटीज होते हैं, जब इनमें लड़के लड़कियों को भागीदारी या एक्टिव पार्टिसिपेशन आप करते हैं तो उनके अंदर एक टीम वर्क की भावना आती है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हर कोई अपनी भूमिका उस काम में और उस काम को करने में और उस काम को सक्सेसफुल बनाने में लड़के और लड़की दोनों को यह एहसास होता है कि उसकी बहुत भूमिका है, परम भूमिका है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। इससे लड़के और लड़कियों के बीच जो भेद होता है वो अलग होता है कि नहीं ये काम लड़के करेंगे, इसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी, नहीं, कोई अगर प्रोजेक्ट है तो लड़के और लड़की दोनों को मिलकर इस काम को करना है। तो इससे क्या होता है, उनका रोल प्रोवाइड करते हैं, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जो चीजें होती है वो दूर हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आप लोग मैंने देखा है कि आप बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही हड़बड़ाहट में आप सवालों का उत्तर देते हैं। पहले सवालों को ठीक से पढ़े। सवालों को पढ़ के शुरू में तो ऐसा लगेगा बाप रे ये सवाल तो हमसे बनेगा ही नहीं, भाई ये सवाल कहाँ से पूछ दिया, पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोई टेंशन मत लो, आप सारे सवालों के आंसर कैसे देना है, अगर भले ही उस सवाल को आप नहीं जानते हैं लेकिन उस सवाल में 1 या 2 वर्ड ऐसा होगा आप उसको पकड़ो, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ के आना तो महाबेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना। अगर पूरा सवाल समझ में नहीं आया, सवाल में 1-2 वर्ड होंगे उसको समझो। अगर आप उसे समझ गए ना तो आप नेगेटिव आंसर को आउट करो, पॉजिटिव आंसर आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही लॉजिकल स्टाइल से, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और रैशनल स्टाइल से आप आंसर दे पाओगे, बशर्ते कि 4 में से 1 तुक्का मार के आप आ गए। ऐसा ना करना। स्कूल शुड कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए हर स्कूलों में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। कह रहा है स्कूल, आपको पता है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा का जो लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है। तो चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्लास में डाइवर्सिफिकेशन है, हर तरह के एबिलिटी वाले बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, तो स्कूल को क्या करना चाहिए? नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, हर एक व्यक्तिगत छात्रों के बीच की जो खाई है उसे कम कीजिए। इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को भी बाहर करना है।
अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न और मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव। मैंने बोल रहा व्यक्तिगत छात्रों को विशेष महसूस करा, ये तो कभी होगा नहीं, नेगेटिव आंसर है। मैंने कोई एक छात्र अगर अच्छा कर रहा है तो उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको वीआईपी फील करवा रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे लिए नोट्स है, एवरीथिंग मैं तुमको दूंगा, तुमको एक्स्ट्रा क्लास में बुला के पढ़ाऊंगा ऑफिस में, है ना। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस यानी हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है। इसके लिए स्कूल को चाहिए कि वो क्या करे, अंडरस्टैंड करे व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। अभी हमने कहा कि इस क्लास के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है ना, यानी हर कैटेगरी के स्टूडेंट है जो अलग अलग कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सबका अलग अलग है। किसी का बहुत स्ट्रांग है, किसी का बहुत वीक है, और इसी के चलते लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से हुआ है। कुछ कुपोषित है, कुछ हेल्दी है, कुछ एवरेज है। सबका मल्टीपल इंटेलिजेंस और सोचने समझने की शक्ति, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबका अलग अलग है। तो एक स्कूल को समझना होगा कि एक ही क्लास में एक ही चीज को पढ़ाया जा रहा है। एक बच्चा, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं चीजों को एबल है करने में, कुछ बच्चे अनेबल हैं। इस चीज को जब आप समझेंगे तो बीच की जो खाई है इसे पूरा करने के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो रेमेडियल मेजर्स है, वो स्कूल जो है अपना सकता है और उस खाई को दूर कर सकता है, ताकि सारे के सारे बच्चे एक होकर उस चीज को समझ पाए, उस चीज को कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है स्कूल को समझना कि जो स्टूडेंट जो है क्यों एबल है या कोई कुछ क्यों अनेबल है सीखने में, अधिगम करने में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड। एक स्कूल जो है छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक स्कूल किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। What kind of support can a school provide to address the individual differences in student। मैंने अभी कहा कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसके सीखने की जो गति अलग है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग है, हेल्थ अलग अलग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग है। तो स्कूल को तो पता है, तो स्कूल किस तरह से ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर सकता है। देखिए, फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट। मैंने पहले भी कहा कभी कभी आपको पहला ऑप्शन ही ऐसा मिल जाएगा जो हर दृष्टिकोण से बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, बोलता है कि अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव इंडिविजुअल डिफरेंस। बोला कि अगर दो स्टूडेंट्स के बीच अगर अंतर है तो हर वो रास्ता अपनाइए जिससे बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस दूर हो जाता है। क्या इसके लिए उसको मारेंगे, पीटेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट देंगे? नहीं, हर कोई मेजर नहीं अपना सकते हैं, है ना। कह रहा है जो स्लो लर्नर है उसको स्पेशल स्कूल भेज दीजिए, नेगेटिव बात नहीं होगा आंसर। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही लेवल ऑफ करिकुलम फॉलो नहीं हो सकता। करिकुलम मतलब वॉट एवर स्टूडेंट लर्न इन द होल ईयर फ्रॉम द स्कूल, दैट इज करिकुलम। एक बच्चा स्कूल में पूरे साल भर रख के जो कुछ भी सीखता है वही उसका करिकुलम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जब भी आप चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को अपनाते हैं, यानी आपके स्कूल का पढ़ाई लिखाई, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्ले, होमवर्क, जो कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं, ये अगर चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी बच्चों को केंद्रित करके आप उस पाठ्यक्रम को बना रहे हैं, स्कूल की सारी एक्टिविटी को डिजाइन कर रहे हैं जिससे बच्चा पार्टिसिपेट करे, टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड हो, तो आप बच्चों को मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो अलग अलग तरह से चीजों को सीख पाए और अलग अलग तरह से अपने अंदर की खामियों को दूर कर पाए, उसको अवसर मिलता है। तो ये जरूरी है। आगे है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं CCE। एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन एम्फसाइजेस, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस बात पे बल देता है? कंटिन्यूअस भी है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, मतलब हर तरह से, हर दृष्टिकोण से बच्चों को हर एस्पेक्ट देखा जाता है कि बच्चा कितना अच्छा या कितना बढ़िया कर रहा है क्लास के अंदर। Continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning. How learning can be observed, recorded and improved upon. Fine tuning of test with the teaching, मतलब टीचिंग के हिसाब से टेस्ट को ट्यून करना नहीं, अगर बच्चों के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है। Redundancy of the board examination, यानी कि बोर्ड परीक्षा की अतिरेक, ये नहीं होगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण करना। देखिए बार बार ये जो है ना, ये जो हम लोग कंटिन्यूअस टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इससे कभी भी आप लर्निंग को इंश्योर नहीं कर सकते। आप कितना भी मैक्सिमम टेस्ट ले लीजिए, असाइनमेंट दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए, लेकिन बच्चा अगर आपके टीचिंग स्टाइल को समझा ही नहीं है तो टेस्ट करके भी क्या होगा, वो तो एक तरह से रॉट लर्निंग हो जाएगा। सही आंसर होगा 2 नंबर, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, यानी सीखने को कैसे देखा जा सकता है,
रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे का, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना, यानी टीचर को ध्यान देना कि आखिर कैसे वर्क कर रही है जो टीचिंग है, जो लर्निंग है बच्चों के लिए कैसे वर्क कर रही है और कैसे उस पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है फ्यूचर में, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्कूल बेस्ड असाइनमेंट जो होता है, यानी कि स्कूल आधारित मूल्यांकन। स्कूलों में ही बच्चों को यह देखने के लिए कि बच्चों ने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ करिकुलम उसने हासिल किया है, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो पूरे साल में उसने हासिल किया है, उसमें वो कितना बेहतर है, आउटकम क्या है, असेसमेंट क्या है, एवेल्युएशन करना, स्कूल बेस्ड जो करना, जो बाहर के लोग नहीं करते, स्कूल ही अपने बच्चों को करता है। ये स्कूल बेस्ड असाइनमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग SBA कहते हैं, इसका भी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान दें। कह रहा है डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि स्कूल बेस्ड असाइनमेंट जो होता है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है। बिल्कुल नहीं, नेगेटिव बात है। कैसे कम कर देगा? स्कूल बोर्ड की जवाबदेही तो है, आपने अपना करिकुलम कैसा बनाया है। हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड। कह रहा है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधाएं, क्यों बाधाएं होंगी? बिल्कुल नहीं। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट लर्न थ्रू डायग्नोसिस, है ना। मेक्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल। बोला कि स्टूडेंट को और टीचर को नॉन सीरियस। नॉन सीरियस क्या है? गंभीर नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। क्या होगा आंसर? 3 नंबर। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न थ्रू डायग्नोसिस, यानी सभी छात्रों को निदान के माध्यम से सीखने में मदद करता है। अभी निदान समझ में नहीं आएगा पर डायग्नोसिस समझ में आएगा। डायग्नोसिस, एक डॉक्टर डायग्नोसिस क्यों करता है? डायग्नोसिस करने का मतलब यह है कि शरीर में होने वाले लक्षण को देखकर और रोगी के द्वारा बताए गए समस्याओं को समझकर बीमारी का पता लगाना और फिर उसका उपचार के लिए प्रॉपर टेस्ट और मेडिसिन देना। ठीक उसी तरह से स्कूल बेस्ड असाइनमेंट करने से पता चलता है कि बच्चे अगर कमजोर हैं और बच्चे अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लक्षण उनको स्कूल बेस्ड असेसमेंट में दिख जाते हैं और उससे आगे क्या करना है, कौन से रेमेडियल मेजर्स, उपचारात्मक उपाय करने हैं, ये स्कूल को पता होता है। वैसा करके बच्चों को और बेहतर बनाया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने की आतुरता, है ना, अधिगम की आतुरता। ये क्या होता है? देखिए रेडीनेस फॉर लर्निंग, जैसे कि थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो भी ये कहते हैं कि एक बच्चा का जो है अंदर से वो पहले से जो है वो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है ना, जो पहले से सेल्फ मोटिवेटेड है एंड इंट्यूटिव क्वालिटीज है, जो मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड टू लर्न, जो मैंने पहले से मानसिक रूप से आप तैयार है कि हाँ भाई मुझे तो पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। मैंने एक होता ना बच्चा कि खुद के अंदर उसकी इतनी आतुरता है कि उसको पढ़ने के लिए बोला नहीं जाता, वो हमेशा रेडी रहता है पढ़ने के लिए, हमेशा किताब लेके बैठा रहता है और अच्छा स्कोर करता है। ठीक है ना। तो रेडीनेस फॉर लर्निंग जो है ये क्या है? जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग आउटकम, सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग, या थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है हम ये देखते हैं कि रेडीनेस फॉर लर्निंग, है ना, यानी कि रेडीनेस फॉर लर्निंग हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2 नंबर, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूम। सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी वर्तमान में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड और मेंटली प्रिपेयर हैं, चीज़ों को सीखने और पढ़ने में कितनी आतुरता है। और जो थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस है वहाँ भी यही बात कहा गया है कि जब बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनके अंदर जो इंट्यूटिव क्वालिटीज जो होती है वहाँ वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कुछ चीज़ सीखने के लिए, उन्हें बोला नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A teacher has some physically challenged children in a class. Which of the following would be appropriate for her to say? बोला है एक शिक्षक का उसके क्लास में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। आप अगर टीचर हैं, आपके क्लास में कुछ विकलांग बच्चे हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या कहना उचित होगा? तो आप क्या कहेंगे उनके लिए जिससे उनको अच्छा लगेगा, वो एनकरेज होंगे? व्हील चेयर जो बाउंड चिल्ड्रन है मे टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल। पहिए की कुर्सी से बंधे बच्चे हॉल में जाने में अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। तो मदद लेना यानी कि आप उसको डिपेंड कर रहे हैं, नहीं होगा। फिजिकली इनकन्वीनियंट चिल्ड्रन में डू एन अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। कह रहे हैं जो फिजिकली दिव्यांग बच्चे हैं वो बाहर ना जाए, कुछ और कर ले। तो ये तो आप बच्चों को और ये सिखा रहे हैं कि नहीं भाई तुम तो योग्य हो ही नहीं, यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग, वट एवर द नॉर्मल चिल्ड्रन आर डूइंग यू आर नॉट एबल टू डू दैट, सो डू समथिंग अल्टरनेटिव, कुछ और करो आप। नहीं। मोहन, why don't you use your crutches to go to the playground? मोहन, अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास जो बैसाखी है तुम इस बैसाखी का इस्तेमाल करके प्लेग्राउंड में क्यों नहीं जाते हो? जाओ खेलो।
आप बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, इफ यू आर डिसेबल it doesn't matter, it is not a big deal if you are physically handicapped, if you are divyang, doesn't matter, you have the support, take the support of your own and go to the playground and play with the normal child. आप खेल सकते हो, अपने बैसाखी का इस्तेमाल करो, जाओ और खेलो. आपने देखा होगा तारे जमीन पर के फिल्म में, जहां एक जो मेन जो बच्चा है ना, ईशांत अवस्थी, उसके साथ एक और दोस्त होता है जो अपाहिज होता है ना, वो भी कितना पार्टिसिपेट करता है, खेलता है, ठीक है ना. पोलियो एफ्लिक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट अ सॉन्ग, नहीं, बोल रहा है कि जो पोलियो इफेक्ट बच्चे होंगे वो गाना गाएंगे. ये कौन सा बात हुआ, ये तो डिफरेंशिएट करना हो गया, ये नहीं होगा. नेगेटिव आंसर नहीं होगा, नेगेटिव आंसर नहीं होगा. आगे देखिए 11 नंबर, लर्निंग डिसेबिलिटीज में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग. लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम में जो असुविधा होती है, सीखने लिखने पढ़ने समझने की जो असुविधा होती है, सीखने की अक्षमता, निम्नलिखित में से सभी कारण से. सीखना यानी कि अधिगम, हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं अधिगम. तो ये डिसेबिलिटीज है, किस कारण से होती है? सेरिब्रल डिस्फंक्शन, दिमाग में कुछ वायर या कुछ न्यूरॉन की समस्या हो सकती है जो जेनेटिक होती है, बिल्कुल सही है ना. इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक अशांति होती है, परिवार में अशांति है, चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही है, माँ बाप लड़ रहे हैं, समाज में सही से व्यवहार नहीं हो रहा है. बिहेवियरल डिस्टर्बेंस यानी कि जो व्यवहारिक गड़बड़ी भी है, बिहेवियर में प्रॉब्लम है, जो घर में जो चीज़ चल रही है, जो समाज में चीज़ चल रही है, वो सही नहीं हो रही है, और इससे बच्चे का जो पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है. तो ये तीनों कारण हो सकते हैं. और ये जो सेरिब्रल डिस्फंक्शन है, इसके चलते डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, कई तरह की चीज़ें जो है बच्चों को हो जाती है, जिससे बच्चे सेरिब्रल डिस्फंक्शन हो जाते हैं. पर कल्चरल फैक्टर जो है इसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक नहीं है. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एन इंक्लूसिव स्कूल. मैंने पहले ही कहा था कि इंक्लूसिव के बारे में कहा है जहाँ क्लास में डाइवर्सिफिकेशन है, जहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, फिजिकली चैलेंज भी पढ़ सकते हैं, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं. इज कमिटेड टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज. देखिए बच्चों की कैपेबिलिटी, योग्यता कैसी है? नॉर्मल बच्चे हैं या समझ लीजिए कि वो एक तरह से विजुअली हैंडीकैप है, ठीक है, किसी भी तरह के बच्चे हों, स्कूल जो होता है कमिटेड होता है कि हर तरह के बच्चों की जो आउटकम है, जो लर्निंग आउटकम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सके. मैंने कहा था कभी कभी आपको फर्स्ट नंबर में भी आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा जो हर दृष्टिकोण से क्या होता है, पॉजिटिव होता है. कह रहा है डिफरेंशिएट करो, नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, ठीक है. कमिटेड पार्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउट ऑफ स्पेशली एबल चिल्ड्रन का ही, स्पेशली एबल जो अच्छे बच्चे हैं, जो दिव्यांग नहीं है, उनके प्रति आप कमिट रहिए कि नहीं, उन्हीं का अच्छा करना नहीं होगा. डिसाइड्स लर्निंग हीट्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, नहीं, जैसा डिसेबिलिटी होगा, जैसी आपकी अपंगता होगी, उसके हिसाब से आपको लर्निंग दिया जाएगा. बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बेकार है, ये तो भेदभाव करना हुआ. अंधे को बता रहे आप अंधे हो, लंगड़े को बता रहे हो आप लंगड़े हो, आप गूंगे को बता रहे हो कि आप भाई गूंगे हो, आप ये सब नहीं कर सकते, ये करो. तो ये तो डिफरेंशिएट करना हो गया, वो तो फिर टीचर ही नहीं है. 1 नंबर इसका आंसर होगा. सभी छात्रों की क्षमताओं के बावजूद सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन 13 क्या है? देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट. अरे गिफ्टेड, बचपन से ही जो गिफ्टेड है, मैंने टैलेंटेड है कि नहीं, गिफ्टेड है, तो कह रहा है कि कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर. सही बात है. ये बोल रहा है कौन सी गिफ्टेड स्टूडेंट जो है. क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कैन मैनेज द स्टडी विदाउट टीचर. नहीं, गिफ्टेड स्टूडेंट हो तभी तो उनको टीचर चाहिए. कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, कैन नॉट लर्निंग डिसेबल, ये लर्निंग डिसेबल नहीं होते हैं. तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में जो यहाँ बात बोला गया है वो होगा हमारा 1 नंबर, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल. अब इसका क्या मतलब है, ध्यान समझिए. क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लीजिए. तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो नॉर्मल जो IQ लेवल होता है वो 130 से ऊपर होता है. वो हर फील्ड में सुपीरियर होते हैं, है ना, वो काफ़ी अंदर से वो टैलेंटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअली काफ़ी सुपीरियर होते हैं कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स, है कि नहीं. और वो अपना जो डिसीजन है, अपना जो फैसला है, अपना जो निर्णय होता है वो खुद ले सकते हैं. तो दैट्स व्हाई नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, यानी सहायता की आवश्यकता है जो आमतौर पर स्कूल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू. गिफ्टेडनेस यानी जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो किस कारण से होता है? इसके 2 ही कारण है. आपकी आनुवंशिकता क्या है, यानी आपका पेरेंटल, यानी आपके माता पिता कौन है, कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है,
जीन, डीएनए, और उसके बाद वो तो हुआ, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, आपका शरीर का रंग, रूप, हाव भाव कैसा बनेगा, और एक होता है किस एनवायरनमेंट में आप हैं, है ना। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। आपके माता पिता अच्छे बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन अगर आप गलत एनवायरनमेंट में हैं तो आप गुंडे बदमाशी बन सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। कह रहा है कि बच्चों में सोच और सीखने के अनुकूल वातावरण के लिए, बच्चों में सोच और सीखने के लिए जो अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, कौन सी बात जो है सही है बच्चों की क्या करने के लिए, थिंकिंग के लिए और लर्निंग के लिए, कौन सी बात जो होगी वो सही होगी। देखिए, पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, माने चुपचाप बैठ के लंबे समय तक आप सुनते रहिए, लंबे समय तक निष्क्रिय, माने कोई एक्टिव नहीं है, एकदम पैसिव, वो खाली सुने जा रहे, लेक्चर ले रहे हैं, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। इसमें थिंकिंग और लर्निंग का लेना देना नहीं है। होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली, बार बार आप घर में काम करने के लिए दे देते हो होम असाइनमेंट। देखिए, थिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि रीजनिंग करना, रैशनल यानी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, तर्क लगाना, एनालिसिस करना, इंटरनलाइज करना, रैशनलाइज करना, कंस्ट्रक्ट करना, इन सभी चीजों को जानना होता है। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर, हर एक लर्नर जो होता है वो क्या करता है, छात्रों को, शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, बिल्कुल नहीं। allowing students to take some decisions about what to learn and how to learn, बच्चों को यह मौका दीजिए कि वो खुद इस बात का फैसला करें कि उनको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इससे उनके सोच और उनका जो लर्निंग होता है, जो अधिगम होता है, ये बेहतर हो जाता है। जब बच्चों को आप पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, ग्रुप डिस्कशन में डालते हैं, बच्चों को बिना रुकावट के उसको किसी टॉपिक पे बोलने देते हैं कि उसकी राय क्या है, उसका विचार क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो उसकी थिंकिंग और उसकी लर्निंग एबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी टू मोटर स्किल इज कॉल्ड, यानी आपका जो मोटर स्किल है उसमें जो मोटर स्किल में क्या होता है, शरीर के अंगों का प्रयोग करना, शरीर के मूवमेंट का प्रयोग करना किसी काम को करने के लिए। अगर आपको ये करने में असुविधा होती है, आप ये नहीं कर पाते हैं, बॉडी का मूवमेंट करके चीजों को नहीं सीख पाते हैं, दिक्कत होती है, तो इसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया यानी कि जो मैथ्स वगैरह करने में, समझने में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया जिसे हम लोग रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, है नहीं, और डिस्फेजिया जिसे जहां पे डिफिकल्टी इन स्पीच और यूजिंग और अटरिंग वर्ड, शब्दों को इस्तेमाल करने और बोलने में दिक्कत होती है, भाषा के प्रयोग में दिक्कत होती है। डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये मोटर स्किल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मोटर स्किल जुड़ा हुआ है, जहां पे बॉडी मूवमेंट की, देखिए मोटर स्किल जो होता है, मोटर स्किल्स जो, ध्यान सुनिएगा, मोटर स्किल जो डिफिकल्टी इन मोटर स्किल 4 तरह के होते हैं। एक होता है फाइन मोटर स्किल, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल, तीसरा होता है मोटर प्लानिंग और चौथा होता है कोऑर्डिनेशन। अब आपको सुनने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आपके घर में ही सारे एग्जांपल हैं। देखिए मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, छोटे छोटे मूवमेंट आपकी बच्चों की अंगुलियों और रिस्ट यानी कि जो कलाई है और जो हाथों की अंगुलियां है, जो मसल्स है, इसका इस्तेमाल करके जो छोटे मोटे काम, पकड़ना, उठाना, फेंकना, है ना, रोकना या चीज़ों को छूना, उंगलियों से उठाना, ये जो छोटी मोटी काम होती है, इसे वाला फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और जिनको इस तरह की डिस्प्रैक्सिया होती है वो ये काम करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, चीज़ों को ठीक से ना पकड़ पाना, बड़े चीज़ों को पकड़ना, छोटी चीज़ों को उंगली से पकड़ने में दिक्कत होना, है कि नहीं। तो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत पैदा करती है जब बॉडी का इस्तेमाल, बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करके वो चीज़ें नहीं कर पाते। दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, जब आप पूरे बॉडी मूवमेंट का, पूरे शारीरिक गति का इस्तेमाल करते हैं, पूरे बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करने के लिए। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जैसे कि चलना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग अ बॉल, किसी बॉल को लात मारना, इसमें आपको दिक्कत होती है, शरीर के बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी इन ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। मोटर प्लानिंग क्या होता है? मोटर प्लानिंग का मतलब होता है देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू डू एनीथिंग। किसी भी काम को करने की एक खास प्रक्रिया होती है, तो अगर बच्चा उस प्रक्रिया को समझ के उसी तरह से उस चीज को करता है अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा, तो उसे कहते हैं मोटर प्लानिंग। जैसे आपको पता है कि चाय कैसे बनती है, लेकिन जब बच्चा उस चाय को बनाने के लिए उस प्रक्रिया को
ठीक से फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि उसका मोटर प्लानिंग सही है। जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं या खाने से पहले हाथ धोते हैं तो ब्रश करना, ब्रश पे टूथपेस्ट अप्लाई करना, दांतों पे रगड़ना, उसे फिर कुल्ला करना, फिर टंग क्लीनर से अपने जिह्वा को साफ करना, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो जब बच्चा इसको कर पाता है तो हम कहते हैं सही है। अदरवाइज में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्प्रैक्सिया है। और चौथा होता है कोऑर्डिनेशन। देखिए, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, हाँ, मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। आपने तारे जमीन पे देखा होगा जहां आमिर खान ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो ये समझ ही नहीं पाता कि जब उसकी तरफ उसका बड़ा भाई जब बॉल फेंकता है तो बॉल की स्पीड है ना, बॉल की स्पीड, बॉल का डायरेक्शन, मूवमेंट कहाँ है, उसे कहाँ मूव करना है, नहीं मूव करना है, ये उसे समझ में ही नहीं पाता। वो बॉल को पकड़ ही नहीं पाता है, बॉल को कैच ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, इन सब के बीच तालमेल वो कर नहीं पाता। बॉल बगल से निकल जाता है लेकिन वो बॉल को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि बॉल के स्पीड, डायरेक्शन और मूवमेंट को वो समझ ही नहीं पाता। उसके अंदर क्या है, डिस्प्रैक्सिया है, बॉडी मूवमेंट को समझ नहीं पाता। तो ये होती हैं चार चीजें, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, तो मतलब कितनी बार मैंने बोला है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए, अधिगम में असुविधा क्या है, यानी कि सीखने की अक्षमता या अधिगम की अक्षमता। कभी ना बदलने वाली चीजें, कैसे नहीं, अगर आप प्रॉपर इनपुट दें, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड करें, लर्निंग बाय डूइंग करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, फील्ड एंड ट्रिप एक्सकर्शन पे ले जाए, प्ले वे मेथड दे, तो किसी का भी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, लिखने पढ़ने की जो असुविधा है, वो समय आने पे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल स्टेट है। क्या है, वेरिएबल स्टेट है, मतलब परिवर्तनशील है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आज रीडिंग करना नहीं आता, क्या उसको जिंदगी भर रीडिंग करना नहीं आएगा। आप उसको प्रॉपरली पढ़ाइए, उसको रीडिंग करवाइए, शब्दों का ज्ञान दीजिए, फोनिम्स बताइए, उच्चारण कैसे होता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो रीडिंग करना सीख जाता है, लिखने पढ़ने की असुविधा दूर हो जाती है। तो ये वेरिएबल स्टेट है। आगे देखिए, सवाल है, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई सारे स्टेप्स मैंने पिछले वीडियो में, मैंने सीडीपी के वीडियो 3, सीडीपी वीडियो 2 में मैंने बता दिया है, वहां जाके देखें। कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो डिफरेंट स्टेप्स है उसमें कौन एक स्टेप नहीं है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो भैया बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो है। एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है आपके पास, तरीके हैं, है ना, वो ढूंढते हैं। और एंटीसिपेट आउटकम्स, और इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, कंक्लूजन क्या आ सकता है, ये भी एक तरीका है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। समस्या को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देना प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया में ये नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए। कह रहा है शिक्षक को चाहिए कि क्या करे, ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर, नेगेटिव वर्ड। कह रहा है कि बच्चे जो भूल करते हैं, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, उसको आप बड़ा ब्लंडर समझिए और सीरियस मानिए इसको कि बच्चा ने बहुत बड़ी भूल की, भाई इसको तो पनिशमेंट देना ही है। मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, सफलता को मापे क्योंकि छात्र कितनी बार गलतियां करने से बचते हैं। बोलता है गलतियां करने से बचने का मतलब है वो सफल हो रहा है। ये कौन सा मतलब, ये कौन सा पैमाना हुआ, बच्चा गलती नहीं कर रहा है मतलब सफल हो गया वो। नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर रिट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज, कह रहा है कि छात्रों को सही नहीं करना जब विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लास में कोई बच्चा है और किसी टॉपिक को बोलना चाहता है, जब वो बोलता है तो एज अ टीचर आपको पता है कि बच्चे हैं क्लास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेलिजेंस उस लेवल का नहीं है, लेकिन वो बच्चा किस टॉपिक बोल रहा है, अगर वो गलती कर भी रहा है तो उसे बिना रोक टोक अपनी राय को रखने का मौका दीजिए, उसको बोलने दीजिए। लेट हिम और हर स्पीक, क्योंकि जब आप उसे रोकते हैं और टोकते हैं तो बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट होता है और दोबारा मोटिवेट नहीं हो पाता है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोल रहा है सीमा जो है इज डेस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन। सीमा माने A+ ग्रेड पाने के लिए एकदम आतुर हो गई है, मतलब 90% प्लस लाना चाहती है। As she enters the examination hall and the examination begins, जैसे ही वो एग्जाम के हॉल में घुसती है, परीक्षा शुरू होती है, she becomes extremely nervous, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, मैंने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती है। ठीक है, her feet go cold, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, and she is unable to answer properly, और वो सही से सवालों का उत्तर नहीं दे पाती।
इसके पीछे का प्राइमरी रीजन क्या है? मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं जो मेरे साथ हुआ था कि मैं जब मैथ्स की ट्यूशन पढ़ता था बहुत पहले क्लास 9-10 में, तो हमारे साथ एक बच्चा था, मेरा एक दोस्त था, उसे ऐसा कौन सा मैथ है जो नहीं आता है? ABT है, ऑल बंगाल टीचर एसोसिएशन की किताब आती थी माध्यमिक की, उसके हर एक कोने से आने वाले मैथ्स को वो सॉल्व करता था और टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, हमारे गुरु का फेवरेट स्टूडेंट था। और टीचर ने बोल दिया था कि 100 में 100 आएगा, बेहतरीन स्टूडेंट था, कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए लॉजिक लगा के कर देगा। लेकिन जब वो माध्यमिक का एग्जाम देने के लिए गया तो आउट ऑफ 100 उसको 7 आया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 7 आया, केवल 7। अब सोचिए, इतना एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्टूडेंट मैथ्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, बुक तो छोड़िए, जो पेपर्स हैं, जो रेफरेंस बुक है वहां से वो सॉल्व कर लेता है। उस बच्चे का 7 क्यों आया? क्योंकि जब आप किसी बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर रख लेते हैं और बच्चे को खुद से भी इतनी ज्यादा उम्मीदें हो जाती है कि भाई मेरा तो बहुत जबरदस्त स्कोर आने वाला है, तो वो अपने ही इमोशन को, अपने ही भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता और बहुत अच्छा करने का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उससे जो उसको एंजाइटी हो जाती है एग्जाम में जाने के बाद, वो उसको आंसर देने से रोक देता है। इसका सही आंसर होगा शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कि वह अचानक जो भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होना और बहुत ज्यादा दुखी होना दोनों ही गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। वर्ब्स, संज्ञानात्मक क्रिया, इनमें से कौन संज्ञानात्मक क्रिया है जो एनालाइज यानी कि विश्लेषण करने की क्रिया को करता है? आइडेंटिफाई करना, कोई चीज रखा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, इसमें एनालिसिस करना क्या हुआ? तो जैसा सिंपल आपने देख लिया। क्लासीफाई करना, ये स्क्वायर है अलग कर दो, ये ट्रायंगल है अलग कर दो, ये ओवल है, सर्कल है अलग कर दो, इसमें भी कुछ एनालिसिस नहीं हुआ। एनालिसिस बहुत ही इंटेंसिव टर्म है। डिस्क्राइब करना, व्हाट इज ए स्क्वायर व्हिच हैज 4 साइड्स, 4 इक्वल एंगल, बता दिया। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करते हैं कि बताओ भाई एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में क्या अंतर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए और दोनों को प्रॉपरली जानने के बाद जब उसके अंदर हम अंतर बताते हैं तो आपने दोनों फिगर्स को प्रॉपर एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है। और एनालिसिस जो होता है वो डिफरेंशिएट का ही मतलब होता है, ठीक है? तो यही है एक्चुअली कॉग्निटिव वर्ब जो एनालिसिस को बताता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राजेश, मैंने यहां तो मेरा ही नाम है, चलो ठीक है, राजेश इज अ वोराशियस रीडर। मैंने राजेश जो है ना, मतलब जिज्ञासु पाठक है, मतलब खतरनाक पढ़ाकू स्टूडेंट है। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हिज कोर्स बुक, मैंने अपना कोर्स बुक तो पढ़ने के अलावा ही ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड्स बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक। लाइब्रेरी चला जाता है, अलग अलग टॉपिक किताबें उठा के पढ़ता ही रहता है, इतना पढ़ाकू है। राजेश डज दिस प्रोजेक्ट इवन इन द लंच ब्रेक, लंच के समय में भी जो लंच खाना होता है उस समय भी अपने प्रोजेक्ट वर्क को करता है, इतना पढ़ाकू है। He does not need prompting by his teacher or parents to study for taste and seems to truly enjoy learning। और उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी के कहने के लिए भाई पढ़ो लिखो, वो अपने आप ही पढ़ता है। किसी टीचर या माता पिता को बोलने की, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम पढ़ने बैठो। He can be best described as, तो वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है? देखिए मैंने अभी कहा रेडीनेस फॉर लर्निंग, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, इंट्यूटिव क्वालिटी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई मुझे पढ़ना है, भाई मुझे, मतलब ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स, ही इज वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड। उसका कॉग्निटिव लेवल, इतना इंटेलिजेंस इस लेवल का है कि वो जानता है कि मुझे पढ़ना है, उसे टीचर या पेरेंट्स के कहने का इंतजार नहीं करना है कि मुझे पढ़ना है। इसका मतलब he is intrinsically motivated learner। intrinsically मतलब वो आंतरिक से, mentally from inside he is already prepared that okay I have to learn, I have to read। That's why nobody is required to tell him to okay whether you are studying or not। okay, he is intrinsically motivated। एक होता है एक्सट्रिंसिकली, बाहर से कोई मोटिवेशन देता है। इंट्रिंसिकली में आप अंदर से पूरी तरह से अभिप्रेरित हैं, आपको अपने आप से प्रेरणा मिलती है कि आपको पढ़ना है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रेन इन प्री प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी जो है, मैंने जो नर्सरी जो है, फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, वहां पे बच्चों को, जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, ये केवल खेल की भाषा समझते हैं, क्योंकि प्ले इज देयर वर्क, काम ही उनका, खेलना ही उनका काम है और खिलौना उनके औजार, टॉय इज देयर टूल्स। तो जब बच्चों को खुद से कुछ करने का, डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है तो बच्चे को काफी अच्छा लगता है खुद से कुछ करने का। दे बिकम डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान हो जाते हैं। व्हेन दे आर डिस्करेज, जब उनको ये ऐसा करने से रोका जाता है तो परेशान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोबारा करते ही नहीं है, मोटिवेट नहीं हो पाते।
भविष्य में जाके वो शर्मीले हो जाते हैं या उनको मोटिवेशन नहीं मिलता बोलने का, बोलूंगा तो भाई वो रोक देगा, टोक देगा, हाँ, या गलती निकाल देगा। हम टीचर्स की तो हैबिट है ना, टीचर जो है बच्चों की गलतियां निकाल के अपने आप को पता नहीं कौन सा शेखी बघाड़ते हैं कि पता नहीं क्या बता दिया। अरे वो सीख रहे हैं, आप तो सीख के यहाँ बैठ के गलतियां करते हैं तो नहीं, और बच्चे तो जब आपसे सीख रहे हैं तो उनकी गलतियां निकाल के उन्हें डांटना, उन्हें फटकारना, उन्हें मारना, ये क्या है? अब क्या दिखाना चाहते हैं कि आप टीचर हो गए हैं तो आप क्या पहले सब कुछ सीख के आए थे क्या? माँ के गर्भ से कोई किताब लेके पैदा नहीं होता है, बाद में ही सीखता है, शिक्षक से ही सीखता है। सिखाने वाले शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चा गलती करके ही सीखेगा, क्योंकि हम भी गलती करके यहाँ पहुंचे हैं, है ना। तो दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उनको कौन सी बात की अभिप्रेरणा होती है? सही आंसर होगा रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता को कम करें। देखिए इसका मतलब क्या है, जरा बात को समझिए कि जब बच्चे को आप मौका देते हैं कि चलो भाई आप जाओ, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं बचपन में, जो प्री प्राइमरी जो होते हैं, बहुत ही एजाइल होते हैं, लचीले होते हैं, बहुत ही एजाइल, बहुत ही कोमल, बहुत ही एक्टिव होते हैं, है ना। और उनके अंदर कुछ करने की, और कुछ भी करेंगे, खुद का काम भी करेंगे, दूसरों का काम भी करेंगे, खूब एक्टिव रहेंगे, है ना। कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत ही क्यूरियस रहेंगे, है ना। और उसी से वो चीज़ क्या करते हैं, सीखते हैं। लेकिन उस समय बच्चों को अगर आप रोकते हैं, धमकाते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चा भविष्य में शाई हो जाता है, शर्मीला हो जाता है, और वो करने से चीज़ों को उसके अंदर भय आ जाता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो पिछली बार टीचर ने मुझको ऐसा बोला था, फिर से बोलेगा, तो चाहते हुए भी नहीं बोल पाता। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आती है। बच्चों की हिम्मत देने वाला और बच्चों से हिम्मत छीनने वाला आप और हम जैसे टीचर ही होते हैं। तो समझ लीजिए आपको टीचर कैसा बनना है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि मनुष्य की जो वृद्धि और जो विकास है, इसका क्लास आज रतन सर लेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत शानदार क्लास होगी, देखिएगा। तो ह्यूमन ग्रोथ को समझना, उनके डेवलपमेंट को समझने से टीचर को कैसे मदद मिलती है, टीचर क्या कर पाते हैं। देखिए ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कि जब आपके शरीर, जब बड़े होते हैं तो आपके शरीर के सभी अंग जो है प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ का मतलब फिजिकल ग्रोथ, आपका हाइट बढ़ना, लेंथ बढ़ना, दांत का निकलना, ये सब जो है ग्रोथ हो गया। तो ये जब समझते हैं कि अलग अलग बच्चों का डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग तरीके से होता है, उनकी गति अलग अलग होती है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो इससे बच्चों को, टीचर को क्या मदद मिलती है? गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग। पढ़ाते वक्त जो बच्चे हैं उनके भावनाओं को संभालना, कंट्रोल करना। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। आपको समझ में आता है कि चूंकि क्लास में डाइवर्स लर्नर्स है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उसमें फिजिकली डिजेबल्ड भी हैं, अच्छे भी हैं, जीनियस भी है, सभी तरह के बच्चे हैं, तो डाइवर्स लर्नर के बारे में आपको ज्ञान मिलता है। टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ, कि बच्चों को बताइए कैसे अपने जीवन को सुधारेंगे, ये कोई बात नहीं हुआ। प्रैक्टिस हर टीचिंग इन अनबायस्ड वे, निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास कर। देखिए जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझते हैं तो आप ये समझते हैं कि भैया प्रत्येक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अलग अलग तरीके से होता है। बच्चों का डेवलपमेंट और ग्रोथ का पेस भी अलग अलग होता है, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज अलग अलग होती है, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, इमोशनल बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, सबका अलग अलग है। सब बच्चे एक जैसा अगर सीखते हैं तो टीचर को तो कुछ करना ही नहीं होता, एक बार लेक्चर दिए सारे बच्चे समझ गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, आपको पता होता है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सभी बच्चों का अलग अलग है, इसलिए अब बच्चों को अलग अलग तरह से सिखाने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग आंसर करेंगे कौन सी बात जो है हमारी सही है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल, गलत बात है। कहता है कि विकास और अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया से अछूता होता है। कैसे अछूता होता है? विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही होता है, लर्निंग भी आप समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं, इससे दूर कैसे रह सकते हैं? स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन वे, ओनली मैंने जब भी रहेगा, नहीं होगा आंसर। बोलता है कि बच्चे विशेष प्रक्रिया से ही सीखते हैं। ये कौन सा बात हुआ? कई सारे तरीके हैं। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, खेलकूद जो होता है, खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है। आप जब बच्चों को खेलने का मौका देते हैं, फील्ड ट्रिप देते हैं, टूर देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग देते हैं, लेट देम डिस्कवर बाय देमसेल्फ, उन्हें खोजने दीजिए ना खुद से कैसे हुआ, है ना। इससे उनका कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि क्षमता का विकास, रैशनल लॉजिक कंस्ट्रक्शन का विकास होता है। ये बहुत जरूरी है, यही होगा हमारा आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के विकास में हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता जो माता पिता से मिलता है, एनवायरमेंट जहां पे वो पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सोशियो कल्चरल, इन दोनों का डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, हेरिडिटी एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। कह रहा है हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक साथ काम नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, एक के बिना एक नहीं होगा। माता पिता से बच्चों को रंग रूप सब कुछ मिलता है, पर्सनालिटी मिलती है, लेकिन एक बच्चा का पर्सनालिटी कितना डेवलप करेगा ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। बच्चे का पर्सनालिटी कहां तक डेवलप करेगा, डॉक्टर बनेगा या चोर बनेगा, ये उसका एनवायरमेंट डिसाइड करता है। तो बिल्कुल जरूरी है। प्रोपेंसिटी यानी कि जो कुछ करने की जो उत्सुकता जो है इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी, बोल रहा है, बिल्कुल गलत बात है ना। बोथ हेरिडिटी एनवायरमेंट बोलता है बच्चों के डेवलपमेंट में 50% कंट्रीब्यूट करता है, नहीं। कौन कहता है कि हेरिडिटी एनवायरमेंट 50% होता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कहीं पे हेरिडिटी 20% हो, एनवायरमेंट 80% हो, कहीं पे हेरिडिटी 80% हो, एनवायरमेंट 20% हो। सही जो आंसर होगा वो होगा द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। साथियों और जीनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन, और हमारे पास 4 क्वेश्चन है। समाजीकरण क्या होता है ना। समाजीकरण भाई क्या है? समाजीकरण बहुत अच्छा से है। एडाप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स यानी कि जितने भी सामाजिक नियम कानून, उठने बैठना, कैसे बिहेव करना, कैसे रहना, समाज में कैसे बिहेव करना, कैसे बड़ों का आदर करना, सीखना समझना, है कि नहीं, कैसे किस तरह का नागरिक बनना, सामाजिक नागरिक बनना, ये होता है सोशलाइजेशन। 28 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू इंप्रूव फील्डिंग इन द गेम क्रिकेट। एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, वो चाहता है कि एक बच्चा क्रिकेट के गेम में अपने फील्डिंग को, जो बॉल को पकड़ना होना होता है, फील्डिंग करना होता है, उसे इंप्रूव करे। विच वन द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बेस्ट हेल्प हिज स्टूडेंट्स अचीव दिस गोल। तो अगर क्रिकेट के गेम में फील्डिंग को बेहतर करवाना चाहता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर किसी बच्चे का, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ना बता के, ना दिखा के, ना समझा के। आप बच्चों को प्रैक्टिस कराओ। आप बताओ क्रिकेट के खेल में बैटिंग सीखना है तो बैटिंग करना होगा ना, बॉलिंग सीखना है तो बॉलिंग करना होगा ना कि बॉलिंग का फोटो देखेंगे, बॉलिंग का वीडियो देखेंगे, बॉलिंग कैसा होता है। जब तक करेंगे नहीं स्पोर्ट्स होगा नहीं। तो बहुत सीधा सा आंसर है, फील्डिंग बच्चों को सिखाना है तो फील्डिंग करने का मौका देना होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस के अपॉर्चुनिटीज देने होंगे, है ना। ये रहा, गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग। फील्डिंग में प्रैक्टिस करवाइए तभी जाके फील्डिंग सीखेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, A teacher wishes to help her students to appreciate multiple views of a situation। एक टीचर जो है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किसी टॉपिक के विविध विचारों की सराहना करने में मदद करना चाहती है। कि जो है ना, एक टीचर विशेष टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज। जो एक ही परिस्थिति के, किसी टॉपिक के, किसी परिस्थिति के, कोई प्रॉब्लम को दी, उसका अलग अलग व्यू होते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं। She provides her students multiple opportunity to debate on the situation in different group। और वो अपने बच्चों को अलग अलग ग्रुप में जाके इस विषय पर बोलने और एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका देती है, अवसर देती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, हर स्टूडेंट्स विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार आखिर बच्चे जो है अलग अलग टॉपिक पे अपना अलग अलग राय बनाएंगे, अपना अलग अलग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। क्या होता है? इंटरनलाइज, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशनलाइज, रैशनलाइज। यानी कि आंतरिक, इंटरनलाइज का मतलब होता है आत्मसात करना। क्या करना? आत्मसात करना, आंतरिक नहीं करना, निर्माण करना, संचालन करना, युक्ति संगत बनाना। देखिए, जब बच्चों को कोई आप प्रॉब्लम देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं और किसी उस बात पे आप उसको डिस्कशन कराते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराते हैं, टीम वर्क का महत्व समझाते हैं, बच्चों को खुद बोलते हैं कि तुम इस बारे में बात करो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो, समझो कि चीजें क्या है, तो बच्चे इसको आत्मसात करते हैं। बच्चे इसे क्या करते हैं? आत्मसात कर। देखिए, इंटरनलाइज क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूं कि इसका सीधा सा मतलब होता है एडाप्ट करना। क्या मतलब होता है? एडाप्ट करना, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड नॉलेज। इसका क्या मतलब होता है आम भाषा में? बिल्ड नॉलेज। ऑपराइज का मतलब होता है टू पुट इनटू प्रोसेस, टू पुट इनटू प्रोसेस। रैशनलाइज का मतलब होता है जस्टिफाई, टू जस्टिफाई करना। देखिए, इंटरनलाइज का मतलब होता है कि आप जिस, आपके घर में आपकी एक परंपरा है,
आपका एक विचार है, संस्कृति है, और आपको पता है कि आप जिस कास्ट और क्रीड से आते हैं, आपके जात की पूरी यही परंपरा है, उस चीज़ को आप अंदर में आत्मसात कर लेते हैं कि मुझे इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। आप उसके प्रति अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे ही जीते हैं, उसको चेंज नहीं करते, आप दूसरे की संस्कृति नहीं अपनाते हैं, आप अपने ही संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं, पता है कि यही मेरी संस्कृति है, उसे इंटरलाइज कहते हैं। कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है? चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद दिमाग में ज्ञान बनाना कि हाँ चीजें कैसे वर्क करती हैं, नॉलेज को बिल्ड करना, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है प्रक्रिया के रूप में लागू करना। किसी चीज के बारे में अगर आपको पता चल गया है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, लेकिन जब आप उसे करके दिखाते हैं तो उसे ऑपरेशनलाइज कहते हैं। चाय बनाना आता है, ठीक है, लेकिन जब उसे करके बना के चाय पिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझे, उसे प्रोसेस करना आपको आता है। रैशनलाइज का मतलब होता है चीजों को देखे, परखे और समझे कि सही सही क्यों है, उसके पीछे लॉजिक दे, गलत गलत क्यों है, उसके पीछे लॉजिक दे पाए, उसे कहते हैं रैशनलाइज करना। और आज के CDP4 का अंतिम सवाल है, और यह है कि सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हैंड। सीता अपने हाथ से दाल और भात खाना सीख गई है। जब उसको दाल और भात दिया जाता है तो वो दाल को भात में मिक्स करके खाना शुरू कर देती है। तो शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। स्कीमा मैंने बताया था, किसी चीज को देखने और समझने के बाद उसके बारे में जो आपका प्राथमिक नॉलेज जो हो जाता है, कुत्ता को देखते हैं तो कुत्ते का 4 पैर होता है, फरी होता है ना, 2 कान होते हैं, ठीक है ना, और बार्किंग का आवाज करता है, तो ये आपका स्कीमा बने, कुत्ता ऐसा होता है। तो जब भी उसको दाल भात दिया जाता है, सीता दाल भात को मिक्स करके खा लेती है। तो इस चीज को क्या करना बोलते हैं? इस चीज को आत्मसात करना बोलते हैं, कि आपने इस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को अपने दिमाग में डाल लिया है कि जब भी दाल भात देगा इसे मिक्स करके खाना है। तो इसे पियाजी की थ्योरी में क्या बोलते हैं? एसिमिलेट करना, एसिमिलेशन करना, ठीक है। तो ये था आज का CDP4। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को आज का, पहले का भी CDP1, 2, 3 समझ में आया होगा, और आज का CDP4 भी आपको बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। तो आज जो है गुरु नानक जी का बर्थडे है, तो उनके जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए और एग्जाम पास कीजिए। और इस वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि अच्छी चीज़ें सबके पास पहुंचे। नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो बन रही है डेट के लिए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय पहुंचे, आप ठीक से पढ़ाई कर पाए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।